अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़। मेरे हमराह मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली और असदुल्ला खान। नाज़रीन, ऑडियो लीक्स के मामले पर गौर के लिए वफाकी हुकूमत ने 20 मई को सीनियर तरीन जज काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था, जिसने काम भी शुरू कर दिया था। मगर फिर इस कमीशन के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दी गईं और सुप्रीम कोर्ट में इस पर समाअत हुई। ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया था, साथ ही कमीशन को काम करने से रोक भी दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि कमीशन में जजेस की नामजदगी से मुतालिक चीफ जस्टिस की मुशावरत लाजमी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जजेस को नामजद करने से जजेस पर शुबहात पैदा हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म की रोशनी में ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जो कायम की गई थी इंक्वायरी कमीशन, उसको अब कार्रवाई से उसने अपने आप को रोक दिया है। आज अहम समाअत हुई थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में। हिलाली साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस सारे मामले को? जिस तरह से हुकूमत चीफ जस्टिस साहब से कंसल्ट किए बगैर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे चुकी थी, क्या वो आईनी हक नहीं रखती थी? और अगर नहीं रखती थी तो क्या मुशावरत नहीं की गई थी? क्या उनको पता नहीं था इस बारे में? मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस मुल्क में कोई इदारा है जो दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहता है। कोई ऐसा इदारा है जो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन के साथ फैसले करते हैं? ये एक एक के साथ लड़ते रहते हैं दिन रात। व्हाट्स द मैटर विद देम? सीधी सादी बात है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसके कोर्ट के नाम पे और उसके कोर्ट से एक आदमी को लगा रहे हैं आप गवर्नमेंट, और आप कह रहे हैं कि हमने ठीक किया, हमने गलत नहीं की। किधर लिखा हुआ है कि हमने ये किया? क्या ये कहा गया है कि आप किसी को मिलें? लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कहें अस्सलाम वालेकुम? क्या लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको नेशनल एंथम के खड़ा होना चाहिए? बहुत कम लोग, ये तो इट इज एक्सेप्टेड। कैसे हो सकता है कि आप एक इदारा के एक आदमी को निकाल रहे और उसको बता नहीं रहे? अच्छा, दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि जी हमने वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था इसलिए कि किसी की उनका मदर इन लॉ या ऐसा कुछ, उनकी भी ऑडियो। अच्छा, माने आप नहीं, जस्ट लिसन, ये आप कौन होते हैं कहने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? जज नहीं कह सकता, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को नहीं पता है। वो ठहरते नहीं है आप जब तक उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज नहीं हुआ। है यू एंटिसिपेटेड, इसलिए आप कहते हैं कि वो नहीं करेगा, माने वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर करेगा? व्हाट इज दिस? मैं समझ ही नहीं सकता हूं। ये हर इरादा एक के साथ, ये व्हाट इज दिस? ये डिविजन्स तो हैं पॉलिटिक्स में, मगर ये तो हर इदारे में डिविजन्स आ गए हैं। एवरीबॉडी इज कट डाउन द मिडल। राइट, आई एम सॉरी, मैं समझ ही नहीं सकता हूं क्यों हम ये एक के साथ कर रहे हैं भाई। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है। असद, इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। हिलाली साहब की ये बात कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो बात की गई, तो ये बात तो ठीक है कि क्या उनको एतबार नहीं है चीफ जस्टिस साहब पर कि वो जो तमाम तर तकाजे हैं इंसाफ के, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो पर्सनल एफिलिएशंस हैं उनसे हट कर फैसले करेंगे? देखें, ये मामला दूसरा है। यहाँ पर जो कमीशन है ये हुकूमत ने बनाया है, चीफ जस्टिस साहब ने नहीं बनाया। और ये एतराज़ नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब ने ऐसे जजेस के ऊपर मुश्तमिल कोई कमीशन बना दिया है जिस पर अफ्रीकैन को एतबार नहीं है। यहाँ मामला दूसरा है। देखिए, ये ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 मुतवाज़ी अदालतें बन गई हैं। हाँ। और मैंने ऐसा, यानी पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही कम शायद हुआ होगा कि एक अदालत में कुछ ऑब्जर्वेशन आती हैं और दूसरी अदालत बैठकर या कमीशन बैठकर, कमीशन भी एक तरह से अदालत ही है क्योंकि ये जुडिशल कमीशन है, और वो बैठकर चीफ जस्टिस के जो ऑब्जर्वेशन है उसका खुली अदालत में जवाब दे रहा है, अपनी राय का इजहार कर रहा है उस पर। देखिए, 3 पॉइंट्स थे बुनियादी तौर पर कल जो चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो डिस्कस किए थे या उनकी अदालत में डिस्कस हुए थे, जिनकी बुनियाद पर स्टे ऑर्डर जारी हुआ। वो 3 पॉइंट्स थे और आज उन तीनों का जवाब आया। अगर मैं आपके सामने वो तीनों पॉइंट्स रख देता हूँ। देखिए, एक नुकता तो ये था जब कल उठाया गया चीफ जस्टिस साहब की अदालत में कि 209 जो है ये इसके ज़रिए से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आना चाहिए, क्योंकि
ये कोड ऑफ कंडक्ट, जजेस के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी बात हो रही है। तो चूंकि अगर जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है तो इसके लिए एक फोरम ऑलरेडी मौजूद है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का, तो आर्टिकल 209 की कार्रवाई होनी चाहिए। कल ये नुकता आया, अदालत ने इस पर अपने भी रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस दी, और आज जस्टिस काजी फाइजा साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, उनको मुखातिब करके कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आपने अदालत को बताया नहीं कि हम तो 209 की कार्रवाई कर ही नहीं रहे? यानी आपका ये एतराज तो दुरुस्ती नहीं है, क्योंकि ये तो हम आर्टिकल 209 को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो पहला एतराज तो ये हुआ। दूसरा जो बुनियादी, जिस पर बहुत ज्यादा कल बात हुई थी अदालत में, वो थी प्राइवेसी से मुतालिक किसी शख्स की। आर्टिकल 14 की बात हुई थी, डिग्निटी ऑफ मैन की बात हुई थी, और उसमें कहा गया था कि किसी भी शख्स की टैपिंग जो है वो करने के लिए उसका तरीकाकार आइन में दिया गया है, या उसके पर जजमेंट्स मौजूद हैं कि किसी शख्स की टैपिंग करने से पहले आप क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे। और एक रेफरेंस, एक जजमेंट की साइटेशन आई थी कि अरशद मलिक केस में एक जजमेंट आसिफ सईद खोसा साहब ने लिखी थी, जिसमें कहा था कि अगर कोई जजमेंट जो है, अगर कोई किसी की ऑडियो रिकॉर्ड हो रही हो और उस पर कोई इंक्वायरी हो रही हो, तो फिर रिकॉर्ड करने वाले को भी प्रोड्यूस करना होगा। तो कल शोएब शाहीन साहब ने ये कहा था कि यहाँ पर जो प्राइवेसी है, किसी की ब्रीच हो रही है, पता नहीं कौन कर रहा है, ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है, और ऐसी सूरत में कमीशन नहीं बन सकता। ये आर्गूमेंट लिया गया था, और उस पर आज फाइजा साहब ने जो जवाब दिया है, उन्होंने अपने आर्गूमेंट दे दिए। उन्होंने कहा कि कोई मुझे अगर फोन करके पैसों के एवज फैसले करने का कहे तो क्या ये भी प्राइवेसी होगी? मैं किसी को काम के बदले में रियायत दूंगा तो क्या ये भी प्राइवेसी होगी? सड़कों पर लगे ट्रैफिक कैमरे ओवर स्पीड चेक करने के लिए होते हैं, अगर वो कर रहे होंगे तो क्या ये भी किसी की प्राइवेसी सड़क पर ब्रीच हो रही होगी? फिर उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कैमरे लड़के लड़की के निकाह नामा पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, गैर कानूनी रिकॉर्डिंग्स पर कार्रवाई हो सकती है। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि क्या सड़क पर लगे कैमरे की फुटेज कत्ल केस में भी इस्तेमाल नहीं हो सकती? तो ये सारी चीजें आज उन्होंने कल की जो ऑब्जर्वेशन थी उसका आज जवाब दे दिया अदालत में। तीसरा और एक बहुत अहम नुक्ता यह था, कल की अदालत में कहा गया था कि अगर आप किसी भी अदालत के किसी जज को कमीशन में बिठा रहे हैं तो उस अदालत के चीफ जस्टिस साहब से तो पूछें, चीफ जस्टिस से पूछे बगैर कैसे आप किसी जज को लेकर सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता हुकूमत की जानिब से बार बार ये दिया जा रहा है कि जी ये जुडिशियल कमीशन नहीं था, बल्कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बनाया हुआ एक कमीशन था। जुडिशियल कमीशन अगर हम बनाते, खत लिखते चीफ जस्टिस को, उसमें उनकी राय चाहिए थी, लेकिन अगर इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत एक कमीशन बनाया है तो उसमें राय नहीं चाहिए थी। इस पॉइंट को कैसे देख रहे हैं? जी देखें, ये आज काजी फाइजा साहब ने भी यही जवाब दिया है। कल जब ये बात हो रही थी और उस पर जो बुनियादी तौर पर आर्गुमेंट देने वाले की दलील ये थी कि इस तरह से तो अगर किसी एक जज के खिलाफ किसी हुकूमत को शिकायत होगी तो हुकूमत उसी अदालत के एक और जज से कहेगी कि जनाब आप इस जज के खिलाफ इंक्वायरी करें, चाहे वो कमीशन है वो इंक्वायरी है, बेसिकली तो इंक्वायरी के लिए है। तो फिर ऐसे में तो किसी भी अदालत का निजाम चल नहीं सकता। तो यही वजह है कि आज काजी फाइजा साहब ने इसका जवाब यूं दिया। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट में कहां लिखा है कि चीफ जस्टिस की मुशावरत जरूरी है। उन्होंने इसका यह नुक्ता निकाला। तो बहरहाल अभी चूंकि अदालत ने डिसाइड तो नहीं किया और कमीशन जो है उसको सिर्फ काम करने से रोका है, क्योंकि अदालत में भी इस पर मजीद समातें होनी है। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बड़ा वाज़ेह होकर दोबारा नजर आ गया है। कल अदालत ने कमीशन को काम करने से रोका, आज कमीशन बैठा समाअत करने के लिए, बल्कि इजहार बरहमी किया कि हमें बताया क्यों नहीं गया कि इस पर स्टे हो गया है, और उस पर यह भी कहा कि अगर स्टे हो गया है तो वकला को चाहिए था कि वो हमें आकर बताते कि इस पर स्टे हो गया है। उन्होंने आना भी गवारा नहीं किया। तो एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक तसादुम की सी कैफियत वो सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रही है, जो कि इदारे के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में बहुत ही कम ऐसा हुआ होगा कि एक अदालत से आने वाली ऑब्जर्वेशन को दूसरी अदालत में और खुली अदालत में उसके जवाबात दिए जा रहे हों प्रेस के सामने, मीडिया के सामने। तो देखिए अब ये मामला कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि ये टेप्स को हम सुन कैसे सकते हैं? कोई भी सुन कैसे सकता है जब तक अगर हमें पता नहीं है कि ये लीगली एक्वायर हुए हैं। ये इलीगल टेप्स है ना। ये टेप कैसा हुआ है, कौन टेप किया है, कैसे हुआ है, ऑर्डर किसने किया? जब तक वो जवाब नहीं आएगा कौन कैसे सुन सकते हैं? क्या इलीगली एक्वायर्ड टेप्स पे आप एविडेंस लाएंगे क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए? आपको पता नहीं है निक्सन के साथ क्या हुआ था? निक्सन को पूछा गया था तुमने ऑथराइज किया है, उसने जवाब देने के पहले इस्तीफा दे दिया, हट गया।
इसलिए यू कैनॉट ऑथराइज एज द प्रेसिडेंट समथिंग विच इज इलीगल। हाँ, तो सही। आप, मैं जानना चाहता हूं ये क्या कर रहे हैं एक एक के साथ, मुझे समझ नहीं आ रही है। और वो टेप्स पूरी दुनिया सुन ली है। वो कैसे बताया गया गवर्नमेंट मीडिया पे, वो टेप्स को कैसे एक्सपोज किया गया भाई? इलीगली अक्वायर्ड टेप्स, इसके माने कुछ भी आप खेल ले गवर्नमेंट मीडिया पे, पीटीवी पे, रेडियो पे, आम। यार व्हाट इज दिस? कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी चीज पे, बस अपना मकसद पूरा करो। आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड। कोई एक्सप्लेन करें, अवाम को एक्सप्लेन करें कि ये टेप्स का, वो आप शुरू हो गए कमीशंस पे, लिखा नहीं गया है। देयर इज सच अ थिंग एज पोलाइटनेस, देयर इज सच अ थिंग एज बाय योर लीव। राइट। ये हर चीज तो नहीं लिखा जाता है। गवर्नमेंट नहीं गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है इसलिए कि चीफ जस्टिस को ये करने के लिए, बैकफुट पे करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए। क्या ये वजह है? इसलिए वो पूछा नहीं कि इसलिए वो और इसलिए वो जाना, ये लिखा नहीं गया। हमें पता है क्या है भाई। लेट्स नॉट प्रिटेंड कि हम एकदम लीगलीज पे आ जाते हैं व्हेन इट सूट्स अस, और जब हमें सूट नहीं करता तो हम बैठ के कॉन्क्लेव करते हैं, जब पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? बिल्कुल हिलाली साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया है। असद, बात तो ये है कि जो रिलीज़ हो चुके हैं ऑडियोज, चले उन पर तो तहकीकात हो रही हैं, कमीशन तो अब नहीं काम कर रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया हुआ है इस चीज़ को। लेकिन फ़ोन टैपिंग की रोकथाम के लिए भी कानून साजी बड़ी ज़रूरी है। आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत होगी, इस मामले को देखा जाएगा, तो इस पहलू को भी गौर किया जाएगा, इस पर भी, और इस हवाले से भी कोई अहकामात सामने आए? जी देखिए, इस पर पहले से जजमेंट्स मौजूद हैं कि अगर आपने किसी की टैपिंग करनी है और किसी की सर्वेलेंस करनी है तो उसके लिए आपको एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, सर्टेन परमिशंस लेनी पड़ेंगी, फिर आप किसी की सर्वेलेंस कर सकते हैं। और सर्वेलेंस किसकी कर सकते हैं? सस्पेक्ट की कर सकते हैं। और सस्पेक्ट कौन है, इसकी डेफिनेशन भी कानून में दी गई है कि सस्पेक्ट कौन है। अब आप किसी को भी ऐसे पिक एंड चूज करके उसकी सर्वेलेंस की परमिशन भी नहीं मांग सकते। अच्छा। आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि जी हम सस्पेक्ट है, इस सस्पेक्ट की परमिशन, इसकी सर्वेलेंस करना चाहते हैं, और उसकी फिर सर्वेलेंस के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन आप लेंगे तो फिर किसी की टैपिंग हो सकती है। और अगर आपका मामला किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आएगा तो इस पर आसिफ सईद खोदा साहब की एक जजमेंट मौजूद है जो अरशद मलिक साहब वाले मामले में आई थी। उसमें उन्होंने कह रखा है, आसिफ सईद खोदा साहब ने, कि जिसने टैपिंग की है या जिसने कोई रिकॉर्डिंग की है उसको भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा। तब वो मामला जो है वो आगे बढ़ सकता है। यही आर्गुमेंट कल जो हेयरिंग हुई थी उसमें 75% उसका जो कंटेंट था वो इसी आर्गुमेंट के ऊपर मौजूद था, और उसमें बहुत सारी साइटेशन सामने आई, बहुत सारे जो फैसले हैं अदालतों के उसके हवाले दिए गए कि इस तरह से। सबसे मशहूर केस जो है वो बेनजीर भुट्टो साहबा का है, इस पर तो हिलाली साहब ज्यादा बेहतर कमेंट कर सकते हैं। बेनजीर भुट्टो साहबा के केस में उस वक्त ये एक प्रिंसिपल तय हुआ था 1998 में कि किसी भी शख्स की इस तरह से सर्वेलेंस नहीं की जा सकती, और उसकी अगर आपने टैपिंग करनी है तो किसी भी एजेंसी ने अगर टैपिंग करनी है तो परमिशन लेना पड़ेगी, इसलिए ये मौजूद है। लेकिन इस पर चूंकि राय जो आज काजी फैसल साहब ने दी है उनकी मुख्तलिफ है। वो समझते हैं कि अगर सड़क पर किसी की सर्वेलेंस हो रही है तो, लेकिन इसमें आप देखें ना, अगर आप किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं और वहां पर अगर दुकान पे कैमरा लगाया गया है तो कानूनन और अखलाकन वो पाबंद है कि आपको बताएं कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, इसीलिए लिख कर लगाया जाता है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, और इसीलिए मोटरवेज पर बताया जाता है कि आगे कैमरा लगा हुआ है, आप जरा ख्याल कीजिए। तो ये इसीलिए अखलाकन बताया जाता है कि जहां पर कोई रिकॉर्डिंग किसी भी किस्म की हो रही है, चाहे वो कानून की पासदारी के लिए हो रही है, वो इन्फॉर्म किया जाए, इत्तला दी जाए। छुप के रिकॉर्डिंग करना ये किसी की प्राइवेसी ब्रीच करने और आर्टिकल 14 जो है इसकी खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हिलाली साहब, 98 में अगर बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ये प्रिंसिपल तय हो चुका था कि परमिशन के बगैर किसी किस्म की कोई सर्वेलेंस नहीं होगी, अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? क्या वजूहात हैं आपको लगता है? '98 में नहीं, 96 में। अच्छा।
मैं आपको बता सकता हूँ कि बेनज़ीर की गवर्नमेंट जो 1996 में लगारी और उनका जो फैसला गालिबन 98 में आया था, इसलिए साहब फैसला 98 में आया था, इसलिए 98 की जजमेंट कहते हैं। जी जी चलिए, और उसमें इट वाज सो ऑब्वियस, बगैर इजाजत एक होटल के कमरे में जाके 2 बंदे आईबी के रिकॉर्डिंग करने लग गए बगैर इजाजत, और वो बंदा जो है था उसका कोई प्रेसिडेंट के साथ रिश्तेदारी थी। हाँ। तो जब प्रेसिडेंट को पता चला उनका मामला, उसके बाद इट्स फिनिश्ड, उसके बाद उनका कोई रिलेशनशिप रहा ही नहीं है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। नहीं कि प्राइम मिनिस्टर का कसूर था, उसको तो पता ही नहीं था, मगर उन्होंने कहा कि ये आपके इदारे से हुआ है, आपका इदारा मुझे हॉस्टाइल एलिमेंट, मुझे क्या समझता है कि मेरे लोगों को आप टेप कर रहे हैं विदाउट टेलिंग मी, इलीगली। तो ये बात ये है कि हम क्यों ये चीजें अपने आप पे लाना चाहते हैं। देखिए, माफ करिए, अगर एक सीक्रेट एजेंसी जाके कुछ चीज ऐसा करता है सरप्टिशियसली, इलीगली, रॉन्गली, मैं ये जानना चाहता हूं भाई तो फिर मत बोलो किसी से, चुप रहो। और अगर नेशनल सिक्योरिटी पे उसका इम्पैक्ट होता है तो फिर भी आपने फायदा तो उठा लिया गलत तरीके से, नो डाउट, मगर चुप रहो, बोलो मत, बात ना करो। ये तो इसको इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल करने के लिए, ये इस्तेमाल हो सकते हैं कि आपके अपोनेंट को शिकस्त देने के लिए। क्रेजी, ये परवाही नहीं है इनको मुल्क का क्या रेपुटेशन है, मुल्क की क्या फीलिंग्स है, सेंटिमेंट्स क्या है लोगों को, इन द फ्यूचर लोग क्या करेंगे, लीगली क्या इसका इम्पैक्ट है, परवाही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई का साथ छोड़ने वालों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। वो लोग भी पार्टी छोड़ रहे हैं जो कभी पार्टी के रूह रवां थे। कुछ सियासतदान तो पार्टी के साथ साथ सियासत को भी छोड़ रहे हैं और इसके लिए ज़्यादातर 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब माइनस इमरान की बातें हो रही हैं और नई पार्टियों के क़याम की बातें भी सुनने में आ रही हैं। हाल ही में जहांगीर तरीन ने नई सियासी पार्टी बनाने का ऐलान किया और एक इत्तला ये भी है कि आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास ने भी अपनी अलग पार्टी बनाने का फैसला किया है। हिलाली साहब, आपका एक तवील सहाफ़ती करियर रहा है, आपने कई पार्टियां बनती देखी होंगी, टूटती देखी होंगी। जो पीटीआई के साथ हो रहा है कितना अनयूजुअल है, जिस तेज़ी के साथ पार्टी टूट रही है? रामीन, कहने की बात यह है कि आप मुझे बताएं, जो लोग पार्टीज को छोड़ते हैं वो लोटे तो नहीं होते, माने उन्होंने पार्टी छोड़ देते हैं, मगर इस जो इधर जो हो रहा है आजकल ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि पार्टी जरूर छोड़ रहे हैं मगर पॉलिटिक्स भी छोड़ रहे हैं। ये अहम पॉइंट। ये क्यों? अमूमन आप पार्टी छोड़ें, आप किसी और पार्टी को चले जाएं। एमक्यूएम टूट गया और रह गए, इधर से उधर चले गए, वो ग्रुप हो गया, मुस्लिम लीग ये हो गई। मगर इधर आप देख रहे हैं 2 लोगों के अलावा, एक तो वजाहत जो मेरे ख्याल में वो तो उनका फैमिली एक पार्टी है, काफ जी, और मैं नहीं सुना हूं किसी और को कहते हुए कि मैं इस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जा रहा हूं इसलिए कि उनके एथिक्स और उनकी जो हर चीज है इज बेटर। नहीं, बस वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं, हम पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं। व्हाई आर यू गिविंग अप पॉलिटिक्स? राइट। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि पार्टी टूट रही है, कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहा है। और 2 ही आदमी है जिन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया, एक है फिरदौस आशिक अवान
और दूसरे उसने फयाजुल कहा कि टिश्यू पेपर के तरह हमें इस्तेमाल करता है। और दूसरा जो था वो है चौहान, मगर चौहान एक दिन पहले उससे तारीफ कर रहा था और कह रहा था मैं नहीं छोड़ता। तो बड़े चीज़ें हैं विच आई थिंक लेट्स सी असदुल्ला क्या कहते हैं, उनका क्या इंटरप्रिटेशन है ये डेवलपमेंट्स के। असद पार्टी के नज़रिए से इख्तिलाफ करके 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करके पार्टी से अलहदा होना बिल्कुल समझ आता है, करना भी चाहिए, जेन्युइन बात है, लेकिन सियासत ही छोड़ देना, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, जितने भी लोगों ने ये ऐलान किया ना कि वो सियासत छोड़ रहे हैं, हाँ। मैं उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे ये लगता है कि आज अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सियासत छोड़ने का ऐलान हो सकता है, तो कल को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सियासत दोबारा शुरू करने का भी ऐलान हो सकता है। वह उमैर नजमी बड़े अच्छे शायर हैं, उनका शेर है कि तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, कैसे मुमकिन है कि अंधे का कहीं सर न लगे। वाह। तो तो इनका सर किसी और जगह पर जाकर टकरा जाएगा, ये कोई मुझे अनहोनी बात नहीं लगती। और जहां तक फिरदौस आशिक अवान का भी जिक्र किया है हिलाली साहब ने, मुराद राज साहब की पार्टी छोड़ने पर मुझे बड़ी हैरत हुई। मुराद राज साहब वो शख्स हैं जिनको जो मिनिस्टर थे और इस दफा उनको लाहौर से टिकट नहीं दिया था इमरान खान ने। हाँ। तो मुराद राज साहब को तो इमरान खान ने खुद एक तरह से पार्टी से निकाल दिया था, अनाउंस नहीं किया हुआ था, लेकिन खुद से पार्टी से दूर तो कर दिया था ना, जब आपने टिकट ही नहीं दिया, अपने मिनिस्टर को टिकट नहीं दिया। फिरदौस आशिक अवान साहबा कहाँ हैं? पहले वो विफाक में थी, फिर वो आई पंजाब में, फिर उनको पंजाब से बेदखल कर दिया गया। अब वो उनका पार्टी में कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा था पीटीआई में, और फिरदौस आशिक अवान साहबा कह रही हैं कि मैं पार्टी छोड़ रही हूँ। तो इस तरह के लोग भी पार्टी छोड़ रहे हैं जिनको पार्टी पहले ही छोड़ चुकी है। अच्छा, हिलाली साहब, खान साहब का ये दावा है कि मैं जिसको भी टिकट दूंगा वो जीतेगा, आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, मेरी पार्टी तोड़ कर रख दें, लेकिन मैं जिसको टिकट दे दूंगा वो तो जीतेगा। तो यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो रहनुमा छोड़ के गए हैं उनका कोई वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक सारा खान साहब का है। आपको कि कॉन्फिडेंस कितना सही लग रहा है खान साहब का? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है ये कहना कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये बिल्कुल गलत बात है कहना कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने नैरो एडवांटेज या डिसएडवांटेज। मतलब ये है, जैसे राइटली असदुल्ला ने कहा है कि जब आपको सीट नहीं मिल रहा है तो आप जाना तो क्या बड़ी बात होगी, मगर उसको भी छोड़ के जाना फॉर द रीज़न, देखिए जो सबब है, मैं नहीं समझता एक पाकिस्तानी वो कर सकता है जो उस दिन 9 मई को हुआ है। एंड आई डोंट केयर कोई भी हो, वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता बिल्कुल जो अपने शहीदों को जाके वो काम करे जो उसने किया। तो ये भूल जाएं। मेरे ख्याल आई एम एस्टोनिश्ड कि जैसे ये खबर निकली, पहला चीज अ पार्टी मेंबर शुड डू, क्या ये हो सकता है? क्या वाकई? लाओ एविडेंस, जल्दी बताओ। इसलिए कि मैं एक मिनट नहीं ठहरना चाहता उस पार्टी में जो मेरे लोग जो मेरी हिफाजत करते हैं, लोग मुल्क बचा रहे हैं हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के साथ। नो, इम्पॉसिबल। तो जाहिर है मैं नहीं, मगर अब ये तो काफी दिन हो गए हैं ना यार, बड़े दिन हो गए हैं। हाँ। चलो देर है, दुरुस्त है, यू जस्ट गॉट टू नो, आपको अभी पता चला कि ये क्या कर रहे थे, आपने कोई अपनी इंक्वायरी नहीं की, या आप सुनते सुनते कहने लगे हाँ ये हो रहा है ये वो, और आप अभी भी कर रहे हैं, डजंट मैटर, चलिए अच्छी बात है। मगर जो तुम्हारा पार्टी लीडर ने ये किया है, ये कहा है कि गलत था, जो इमरान खान कहता है गलत है, जो वो कहता है आई डिसओन इट, आई डिस्क्लेम इट, जो कहता है कभी नहीं होनी चाहिए, इट्स रेप्रिहेंसिबल। तो अब बात सिर्फ ये है कि क्या आप ये बताओ ना कि सज़ा क्या होनी चाहिए, तुम्हारी क्या सज़ा होना चाहिए कि तुम एक पार्टी के चीफ हो और तुम अब कहते हो कि ये हुआ है, मगर क्या तुमने नहीं किया? चले तुमने नहीं किया, तुम्हारे पार्टी मेंबर्स ने किया, yes or no? Why did he not announce at that time an inquiry within the party? राइट कि मैंने ऐसे कभी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, किसने दिया है और उस आदमी को मैं निकालना चाहता हूं। कितने लोगों ने फॉलो किया, उनको सबको निकालो। आई थिंक कि अगर वो एक्शन लिया जाता बहुत बड़ा फर्क होता। अब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया, इसलिए कुछ हुआ ही नहीं।
एंड सम पीपल बिलीव इट, और कुछ लोग मानते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, ये एक मौका मिला है आपको कि ऐसे लोगों को ठीक करें, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ लोग मानते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि काश के और लोग निकलते। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तहकीकात का फ़ौरन कहना चाहिए था, बल्कि ये तो दूर की बात है, खान साहब ने तो फौरी तौर पर मजम्मत भी की थी, बल्कि उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि जी अगर आप मुझे गिरफ्तार करेंगे तो ऐसा तो होगा, अगर दोबारा करेंगे तो दोबारा होगा। असद, अब खबरें ये आ रही हैं कि फवाद चौधरी साहब और फिरदौस साशिक अवान साहिबा ने जहांगीर तरीन से रब्ता किया है। तो आपको क्या लगता है कि जो छोटी छोटी पार्टीज़ बनने जा रही हैं पीटीआई टूटने के बाद, जहांगीर तरीन खुसूसी तौर पर जिसको लीड कर रहे हैं, क्या पीटीआई के मेंबर, एक्स मेंबर यहाँ पर आएंगे, और क्या वो उतनी अफेक्टिवली फंक्शन भी कर पाएगी पार्टी जितनी पीटीआई ने किया और जितना वोट बैंक पीटीआई लेकर आई? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी जो आपने सवाल किया था ना कि इमरान खान साहब का ख्याल है कि जिसे भी मैं टिकट दूंगा वो जीत जाएगा, ये 8 मई को तो ख्याल किसी हद तक दुरुस्त हो सकता है। 9 मई को हालात तब्दील हो गए, ये पोस्ट 9 मई वाला कैलेंडर अब चल रहा है। दूसरी बात यह है कि ये उस वक्त भी पूरी तरह से बात दुरुस्त नहीं थी। उसकी वजह यह है कि कई ऐसे लोगों को टिकट दिया गया, और मैं खुद इस पर बार बार कमेंट करता रहा कि ये वो लोग हैं जो अपना पोलिंग डे मैनेज नहीं कर सकते। पोलिंग डे पर आप अपने सारे पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट बिठाना, आप पाकिस्तान में अपने वोटर्स को घरों से निकाल कर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना, यही एक बहुत बड़ा टास्क होता है उम्मीदवार के लिए जो इलेक्शन लड़ रहा होता है, और जिसको तजर्बा नहीं है उससे ये 2 चीजें मैनेज नहीं होती हैं, वो इस वजह से इलेक्शन हार जाता है। तो ये, और फिर जब आप, हमारे यहाँ एक स्विंग वोटर होता है जो हालात, माहौल, हवा और फिजा देखकर फैसला करता है, तो वो अब स्विंग वोटर जो है शायद अपना माइंड चेंज करे आने वाले दिनों में। मैं हतमी तौर पर नहीं कह रहा, ये तो इलेक्शन के करीब जाकर हतमी तौर पर राय दे सकेंगे, लेकिन ये कह देना कि जी मेरी पॉपुलैरिटी इतनी है कि मैं जिसको खड़ा करूंगा वो जीत जाएगा, ऐसा पाकिस्तान की सियासत में होता नहीं है। एक बात तो ये। दूसरा, जो आपने कहा कि जहांगीर तरीन साहब से रब्ता किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, पार्टी जो खुद वजूद में आती है या वजूद में लाई जाती है, उसमें साफ दिखाई देता है। पिछले इलेक्शन में 2018 में एक बलोचिस्तान अवामी पार्टी बनी थी, हम जानते हैं वो कैसे बनी थी, क्या मकसद था। एक एमक्यूएम पाकिस्तान बनी थी, और वो कैसे बनी थी और क्या हुआ था और क्या मकसद था। फिर इसके अलावा छोटे छोटे ग्रुप्स कई वजूद में आए थे। तो अब जहांगीर तरीन साहब, आपके ख्याल में जिन लोगों ने फवाद चौधरी या ऐसे बहुत सारे लोगों पर दबाव डाल के पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया होगा, तो क्या आगे से उन्होंने सवाल नहीं किया होगा कि फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो क्या उनको ये जवाब नहीं दिया होगा कि बेफिक्र हैं, आपके लिए हल निकाल रहे हैं, एक हल निकल रहा है आपके लिए? तो ये यूं ही होता है पाकिस्तान की सियासत में, और वो हल जो है वो एक अच्छा सा इंतखाबी निशान सोच लिया गया होगा जो जहांगीर तरीन साहब के लिए जो है वो अनाउंस हो जाएगा, और जहांगीर तरीन साहब की एक जमात बनाई जाएगी, फिर उसकी हवा चलेगी, फिर वो कहीं पर अब फिर वो हल्का टू हल्का हम देखेंगे कि किस हल्के में मुकाबले पर कौन उम्मीदवार है। जहां पर जहांगीर तरीन साहब की टक्कर पड़ेगी नून लीग के किसी तगड़े उम्मीदवार के साथ, वहां नून लीग जीत जाएगी। जहां जहांगीर तरीन साहब का कोई इलेक्टेबल अच्छा खड़ा होगा, तगड़ा खड़ा होगा, वहां नून लीग को मात हो जाएगी। इस बात का मुझे इम्कान ना होने के बराबर नजर आता है कि जहांगीर तरीन साहब की कुछ सीट एडजस्टमेंट नून लीग के साथ हो जाए, क्योंकि अब एक पार्टी हमें बनी बनाई नजर आ रही है आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन साहब की, लेकिन वो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करती नजर नहीं आ रही, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि जहांगीर तरीन साहब को नून लीग के सपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो ये लोग उठ के डायरेक्ट नून लीग में क्यों ना आ जाते? तो ये कुछ और हो रहा है, और जो प्लॉट है वो कुछ कुछ तो हमारे सामने आ रहा है, कुछ हम समझ पा रहे हैं, कुछ अभी बताया नहीं जा सकता, कुछ दिन के बाद एनालाइज करेंगे, तो चीजें बहरहाल इसी तरह से आगे बढ़ रही हैं। हिलाली साहब, आपका क्या एनालिसिस है, क्या प्लॉट है, और प्लॉट में क्या कोई ट्विस्ट भी आने वाले जल्द?
खुदा जाने क्या प्लॉट है। जहांगीर तरीन अपना ग्रुप बना रहा है, अलीम खान, हाँ अलीम खान ये कर रहा है, वो कर रहा है, अब काफ इकट्ठे हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स, ये तो कुछ नहीं है। आई मीन आप असदुल्ला आई थिंक शुड बी हर्ड। मैं इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो नहीं करता, इसलिए कि क्वाइट फ्रैंकली कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जिसके पास पैसे हैं, जिनके पास ग्रुपिंग है, जिनके पास पेट्रनेज है, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सब क्रीज करते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हिलाली साहब, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का क्या लॉस है। ठीक है, ठीक है जी। हाँ हिलाली साहब, मैं चाहती हूँ जरा आप यहाँ पर ये कंपैरिजन तो जरा ड्रॉ करें ना थोड़ा, कि हमने ये देखा कि चंद दिन की हिरासत के बाद ही पीटीआई के जो कारकुनान थे, जो रहनुमा थे अहम, उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा है कि जो सियासी पार्टीज़ हैं वो सज़ाएं भी भुगतती रही हैं, जेलें काटती रही हैं, क़ैदे बामुशक्क़त बर्दाश्त करती रही हैं, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी गई इस तरीके से। आप ज़रा ये तो कंपैरिजन ड्रॉ करें ना कि फ़र्क क्या है उन पार्टीज़ में, पीटीआई में, क्या स्ट्रक्चर का कोई फ़र्क है? देखिए, स्ट्रक्चर वक्चर का फ़र्क नहीं है, ये टांगा पार्टीज़ हैं, एक ही आदमी का पार्टी है। जैसे भुट्टो का पीपीपी था, कौन याद रखता है वो कौसर नियाजी, रफ़ी, रज़ा, पता नहीं क्या क्या नाम आप लेते जाएं। व्हाट आर दे? नथिंग, यूजलेस, इनसिग्निफिकेंट। कौन नवाज शरीफ के अलावा और उसकी इमीडिएटली फैमिली के अलावा फॉर गुड रीजंस कौन किसको याद है? कौन उसका मिनिस्टर है, क्या है, क्या नहीं है? देखिए, ये वन मैन शोज़ हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में वन मैन शोज़ होते हैं। मंडेला का पार्टी का कोई और आदमी आपको याद है? आप नाम भी जानते हैं, रफली प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। देखिए, कहने की बात सिर्फ ये है, मैं कुछ और देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए क्यों नहीं विद इन द पीटीआई, क्यों नहीं विद इन द पीटीआई इमीडिएटली जब ये एक्यूजेशन आया कि तुम्हारे लोग प्लान्ड अटैक अगेंस्ट आर्मी इंस्टॉलेशंस, फेडरल गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस, क्यों नहीं उस वक्त इमीडिएटली उसको कहा गया होल्ड एन इंक्वायरी, अगर आप इंक्वायरी करें और हमें बताएं ये क्यों हुआ। भाई, तुम्हारी इंक्वायरी, वेयर इज द पार्टी इंक्वायरी? मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं जी। बिफोर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, कराची में मैं गया इनको मिलने के लिए। किसको? इमरान खान को। अच्छा। मुझे बुलाया गया था, मुझे इनवाइट किया गया था। जब मैं गया उधर, उनसे अच्छी मुलाकात हुई। जैसे मैं जा रहा था तो सब उठे, और जैसे मैं जा रहा था 4-5 लोग वापस मेरे साथ निकलने लगे। अच्छा। तो मैंने देखा कि मुझे एक किताब एक कमरे में ले गए। तो मैंने कहा, आई डिडंट नो व्हाट इट वाज। तो कहने लगे वंडरफुल वंडरफुल लाली साहब, इमरान खान भी पीछे था, आप अब पार्टी ज्वाइन कर दें। मैंने कहा, आप क्या कह रहे हैं कि मैं पार्टी ज्वाइन करूं एज एन एनालिस्ट? आई एम अ प्रोफेशनल एनालिस्ट, हाउ कैन आई ज्वाइन द पार्टी? अगर मैं पार्टी को ज्वाइन किया, कोई लोग 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे? सही बात। तो कहते हैं नहीं, सोचिए, लुक एट द थॉट प्रोसेस। किसी को पता नहीं चलेगा किसी को पता नहीं चलेगा। तो मैंने कहा, आप समझते नहीं हैं, मुझे तो पता है मुझे पता है कि मैं वो कर रहा हूं जो कभी कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कर नहीं सकता। और फिर जब 2-3 दिन, नहीं कोई बात, मैं पीछे मुड़ के इमरान को देखा। मैंने कहा, आई होप यू अंडरस्टैंड। कहता है यस आई अंडरस्टैंड। और उस तरीके से मैं निकला। तो कहने की बात ये है कि अगर आप में वो इंस्टिंक्टिव क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स नहीं है इंस्टिंक्टिवली कि ये गलत है, इट हैज टू बी इंस्टिंक्टिव। अगर ये आप ढूंढ रहे हैं एक्सक्यूजेस, क्यों आप जाके एक शहीद के मेमोरियल पे जाके आप तोड़ फोड़ करके उसको उठा के उसको लाठियों से मारते हैं? अगर आप इंस्टिंक्टिवली इसको रिएक्ट नहीं कर सकते, देन आई एम सॉरी। तो फिर आप यू आर अ सेकंड, मुझे तो लगता है कि यू आर नॉट अ ट्रू पाकिस्तानी। बिल्कुल। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, अपॉलॉजी टू द नेशन आना था इमीडिएटली, मगर नहीं आई। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। मईशत की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हफ्तावार महंगाई बदस्तूर 45% से ऊपर है और ओपन मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर रिकॉर्ड 310 तक गिर चुकी है। IMF से कर्जे की अगली किस्त फिलहाल नहीं मिल रही है और ज़र मुबादला के ज़खायर सुकड़ते जा रहे हैं। कौमी बजट भी सर पर है, जबकि आलमी मालियाती इदारों और ममालिक को वाजिबुल अदा कर्जों की तलवार भी सर पर लटक रही है। इसके बावजूद वफाकी वज़ीर ख़जाना की वही पुरानी तान सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट कर जाने का अंदेशा नहीं है, लेकिन कैसे ये उन्होंने अभी तक बताया नहीं है। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं कि जो सूरत हाल है वो इसके बरक्स है। अगर IMF का बेल आउट पैकेज नहीं मिलता तो पाकिस्तान अक्टूबर में डिफ़ॉल्ट कर सकता है। हिलाली साहब, क्या देखते हैं, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट कर जाने के कितने खदशात हैं, आगे क्या होने वाला है और बजट कैसे बनेगा, महंगाई पर कैसे काबू पाया जाएगा? बहुत सारे अहम सवालात हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। अच्छा, हमने पुराना प्रोग्राम समझिए ख़त्म हो गया है और नए प्रोग्राम पे निगोशिएशन शुरू हो गए हैं। हर रोज़ जूम पे मीटिंग्स हो रहे हैं और ये इसलिए हुआ है कि हमारे दोस्तों ने, शुक्र खुदा, हमारे दोस्तों ने एग्री किया है कि हमें वो पैसे, वो कम से कम जो ज़रूरत है वो मिलेंगे। अच्छा, मगर इसकी क्रेडिट जाना चाहिए हमारे इस्टेब्लिशमेंट को, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और ख़ास तौर आर्मी चीफ ने चाइना, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE और जैसे ओमान सब जगह गए हैं और इनसे भी कुछ ज़्यादा हासिल हुआ है। चीन से मच मोर देन वी एक्सपेक्टेड। माने मेरा अपना ख्याल है अगर फिगर्स दें तो चाइना 7-8 बिलियन देगा, अरब 2-3 देंगे और वर्ल्ड बैंक और IMF जो हैं वो प्रोजेक्ट्स के लिए जो हमें पैसे देते हैं वो पैसे हमें जल्दी अगर मिलें तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू शो हमारे रिजर्व्स और ये और वो। तो मैं देखता हूँ कि आप देखते होंगे कि पैनिक नहीं है, आप देखते होंगे कि इस किस्म का जनरली रिलैक्स्ड फीलिंग है। इसलिए ये क्यों है भाई, कल नेक्स्ट ईयर आपको $23 बिलियन देना है, $23 बिलियन, मगर मैं वो नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, इसलिए कि आप यू आर अश्योर्ड कि आपके पास IMF का कवर होगा। और दूसरी बात देखिए, द हार्ड पंचेस जो आपको लेने थे वो आपने ले लिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का और पेट्रोल का, नो सब्सिडीज का, इंटरेस्ट रेट का, आपने बड़े मार खाए हैं और यू हैव टेकन दोज पंचेस। अब देयर इज नथिंग लेफ्ट, मने और नहीं होगा। तो द नेक्स्ट बजट जो आएगा आपके पास उसमें टैक्सेस नए नहीं होंगे मगर कोई मेजर प्रोजेक्ट्स भी नहीं होगा, एक होल्डिंग ऑपरेशन होगा और मेरे ख्याल में हम तैरते रहेंगे। इतने पैसे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक वी कीप अफ्लोट। तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन है जो वो डायर, जो मैं खुद सोचता था कोलैप्स के नज़दीक हम हैं, जो मिफ्ता इस्माइल अभी कहता है, आई डोंट नो इफ ही इज़ अप टू डेट, मगर मेरा इन्फॉर्मेशन जो ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा सांस हम ज़्यादा आसानी से अब ले सकते हैं। इसलिए लगता है कि बाल बच गए हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम की निगोशिएशंस जब शुरू होंगे वो आसानी से हम उस प्रोग्राम में आ जाएं। ठीक है असद, आपको भी यही लगता है कि मुआशी सूरत हाल स्टेबल हो चुकी है? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की मईशत स्टेबल हो चुकी है। देखें, ये जो कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान ये जो दावा कर रहा है कि हमने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं और देखें इसके बावजूद भी हमें वो कर्जा जारी नहीं कर रहे, हाँ। तो ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती, क्योंकि आप बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट को पढ़ें और उनके आर्टिकल्स को देखें तो कई चीज़ें अनवेल होती हैं। मसलन मैं बिजनेस रिकॉर्डर का एक आर्टिकल देख रहा था जो दावा कर रहा है कि IMF की कंडीशंस में से एक कंडीशन ये भी है कि 2023 और 24 के बजट की IMF से अप्रूवल ली जाएगी और 2023 और 24 के बजट की IMF से अप्रूवल नहीं ली जा रही। तो आप उनकी इस कंडीशन को नहीं मान रहे। और एक और कंडीशन उनकी ये है कि पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं,
वो पाकिस्तान में 2 महीने के इंपोर्ट के बराबर होने चाहिए। यानी जितनी रकम 2 महीने के इंपोर्ट के लिए आपको दरकार है उतने आपके पास रिजर्व्स होने चाहिए, और जो कि 11 से 12 बिलियन डॉलर कम अज कम बनते हैं, तो पाकिस्तान के पास इसका जो है वो 1/3 भी नहीं है। और इसके अलावा एक शर्त IMF की ये भी थी कि चीन के साथ आप अपने कर्जा जात की रिस्ट्रक्चरिंग करके आएँ। उसकी वजह यह है कि ऐसा ना हो कि जो पैसे आपने चीन को देने हैं और चीन आपको उसमें रिस्ट्रक्चरिंग आपके साथ ना करे और हम आपको जो कर्जा जारी करेंगे वो आप उठा के चीन को दे दें। तो इसलिए वो चाहते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग भी आप करके आए। तो ये कंडीशंस हैं जो मीट करनी है अभी पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान इसके नतीजे में खेल क्या रहा है? अमेरिका को डराने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका को पैगाम दे रहा है और डराने की कोशिश ये कर रहा है कि अगर देखिए आपने हमें कर्जा ना दिया, IMF ने हमें कर्जा ना दिया, बेल आउट ना किया, तो फिर हमारी मजबूरी होगी, फिर चीन का जो असर रसूख है मुआशी तौर पर वो पाकिस्तान के ऊपर बढ़ जाएगा। और पाकिस्तान फिर देखें चीन की सपोर्ट हासिल करने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो फिर चीन देखें ज्यादा जो है वो असर रसूख वाला हो जाएगा। तो हम इस तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर्स ये बात कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये कहा है कि देखें अमेरिका को समझने की ज़रूरत है कि फिर जो चीन है वो उसका पाकिस्तान पर इन्हिसार, पाकिस्तान का चीन के ऊपर इन्हिसार बढ़ेगा। तो इस तरह की बातें करके आप उनकी कंडीशंस पूरी करने के लिए तैयार नहीं है या इस काबिल नहीं है कि IMF की कंडीशंस को पूरा कर सकें, और बदले में आप उनको डरा रहे हैं कि फिर देखें फिर चीन आ जाएगा, फिर देख लीजिएगा। देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल्कुल है कि अमेरिका का एक कंसर्न ये भी है साथ साथ कि पाकिस्तान के ऊपर चीन का असर रसूख ना बढ़े, चीन के ऊपर पाकिस्तान का इन्हिसार चीन के ऊपर ना बढ़े, वरना चीन की मुदाखलत बढ़ेगी, चीन का कंट्रोल बढ़ेगा, चीन अपनी मर्जी की शराइत लगाएगा, पाकिस्तान चीन के ज्यादा करीब हो जाएगा। तो एक कंसर्न तो अमेरिका का बिल्कुल है जिसको इस पॉइंट को पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं वो इसीलिए हिट कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि वो क्या फैसला करते हैं। वो IMF के जरिए इन कंडीशंस के बगैर ही पाकिस्तान को कर्जा दिलाने के में कामयाब होते हैं या सिफारिश करते हैं या नहीं करते। इसहाक डार साहब ने तो कह दिया है अमेरिकी सफीर को कि वो करें। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है जो अब आने वाला बजट है वो IMF के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होगा, स्पेशली जबकि ये इलेक्शन ईयर है अपेरेंटली, तो आपको लगता है कि हुकूमत के लिए मुमकिन होगा कि IMF की शराइत के हिसाब से, उनकी कंसेंट के बाद, उनकी कंडीशंस के हिसाब से एक बजट दे? आपने बड़ा अच्छी बात की है। ये एक इलेक्शन बजट है, IMF को पता है कि ये इलेक्शन बजट है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन 3 साल तक नहीं होने, इलेक्शंस होने, और इलेक्शंस बजट के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करना है। वो तो ये तो नहीं हो सकता कि और टैक्सेस लगा दें और महंगाई लगा दें और कहें उनको कि ये जो देखिए हमारे कॉन्ट्रडिक्शंस कितने हैं। मगर बिफोर आई गेट ऑन टू दैट, सिर्फ आपको ये मैं बताऊं कि मेरे ख्याल में एक समझौता हो गया है। अच्छा। वो समझ सकते हैं कि हम लोगों को इलेक्शन, वो भी एक पॉलिटिक्स में दिस गवर्नमेंट हैज़ टू गिव अ रीजनेबल बजट, बताना पड़ता है लोगों। मिसाल के तौर पे वो क्यों दे रहे हैं उनको वो जो 20 बिलियन रुपीस किसको दिया? इलेक्शंस के लिए इनके पास पैसे तो थे नहीं, तो अच्छा इलेक्शंस के लिए पैसे नहीं थे, मगर MNAs के लिए और MPAs के लिए पैसे थे। वो कैसे हुआ भाई, और वो क्यों हुआ? वो 20 बिलियन रुपया जो जा रहा है ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये वो इलेक्शन के लिए जा रहा है। ठीक है, देखिए हमारा प्रॉब्लम ये है, बड़ी सिंपल सादी बात है। हमारा प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम ये है कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 2% भी शायद ना हो, लोग कहते हैं माइनस हो जाए। पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ 3% है। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, तक आपकी माजर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। प्रॉब्लम सॉल्यूशंस निकालती है हुकूमत की नहीं, ये वक्त ही बताएगा। डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मज़ीद हम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।